हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं 12th की जो है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लास्ट इंडियन पॉलिटी है हमारी एनसीईआरटी की, जो हमने पॉलिटी की सीरीज चालू की थी। ठीक है, एंड ऑफ बाईपोलैरिटी। अब बाईपोलैरिटी का क्या मतलब है? देखो, पोल्स समझते हो, वहीं से पोलैरिटी निकला। बाईपोलर वर्ल्ड, पोलर, यूनिपोलर वर्ल्ड, एक सिंगल पोल पे चलने वाला। बाईपोलर ड्यूरिंग देखो कोल्ड वार के टाइम पे था। मैं आपको समझाऊंगा आगे इस यूनिट में कैसे चलता है वो किस्म। ठीक है, अब जो बर्लिन वॉल थी विच हैज़ बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग जब सोवियत यूनियन और जो है अमेरिका के बीच में जो है कोल्ड वॉर चल रहा था, वाट वाज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल विच टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989 में जो है बर्लिन वॉर को गिरा दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में आप और जानना है तो आप इसकी जो है गूगल कर सकते हो, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी बर्लिन वॉल के बारे में। ठीक है, द ड्रामेटिक इवेंट जो ये 1989 में जो है लोगों ने मिलकर इस बर्लिन वॉर को तोड़ा था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री आगे पता चलेगी। ड्रामेटिक इवेंट वाज फॉलोड बाय इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। बर्लिन वॉल के टूटने के फौरन बाद ही जर्मनी जो डिवाइडेड था आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाज यूनिफाइड। कोल्ड वॉर की वजह से जो है ना, बर्लिन वॉल की वजह से जो जर्मनी था वो डिवाइडेड था दो हिस्सों में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वन आफ्टर एनदर द 8 ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी दैट वेर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस्ड their communist government into response to mass demonstration. तो 8 countries और सोवियत यूनियन जो stood as a cold war began to end not only by military means but at a result of mass actions ordinary लोगों के द्वारा, men और वुमेन्स के द्वारा। इवेंचुअली जो है सोवियत यूनियन, जो आज रशियन फेडरेशन है, वो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, वो डिसइंटीग्रेट हुआ। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, कॉजेज और कंसिक्वेंसेज डिसइंटीग्रेशन का ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हम यहाँ पे वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट हैपन टू द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिस्ट रजीम के कोलैप्स होने के बाद भी, हाउ इंडिया रिलेट टू दीज कंट्रीज नाउ। ठीक है, बर्लिन वॉल क्या था? एक सिंबल था डिवीजन्स का, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में। एक तरफ था अपना सोवियत यूनियन जो आई रशिया, दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप। ठीक है, बीच में बर्लिन वॉल था। ये था, इधर कम्युनिस्ट थे, इधर कैपिटलिस्ट थे। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड था। ठीक है, तो बढ़ते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। देखो, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं, यूएसएसआर, वो केम इनटू बीइंग सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जब 1917 में हुआ था, तब जो है यूएसएसआर का जो है क्रिएशन हुआ था। ठीक है, द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म। जो है ना, एक कैपिटलिस्ट होता है, एक कैपिटलिज्म है, एक सोशलिज्म है, तो ये दोनों अपोजिट आइडियाज है। ठीक है, इसके अपोजिशन में जो है सोशलिज्म का जो है क्या हुआ, जन्म हुआ था, और एक एगलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करने के लिए। दिस वाज परहैप्स एक बिगेस्ट अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में, इबॉलिश करने के लिए इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉन्शियसली डिजाइंड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जो है ना, वो कंप्लीटली जो है अबॉलिश करके और एक सोसाइटी बनाया जाए जो बेस्ड हो इक्वालिटी में। इन डूइंग सो द मेकर जो सोवियत सिस्टम के थे, गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी। द सोवियत जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो सेंटर्ड अराउंड था कम्युनिस्ट पार्टीज के, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन जो वो अलाउड थी वहाँ पे। इकोनॉमी जो प्लान और कंट्रोल की जाती थी किसकी, स्टेट के द्वारा। याद रखना, सोशलिज्म में एक्चुअली यही जो कोर फंडामेंटल है वो यही कि स्टेट कंट्रोल जो है इकोनॉमी होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे दैट सोवियत आर्मी हैज़ लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। जो फासिस्ट फोर्स कौन सी थी? जर्मनी की फोर्स थी ना। तो इनसे जो लिबरेट की गई रशिया के द्वारा, वो सीधा यूएसएसआर का पार्ट बन गई। ठीक है, समझते रहना। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जितना भी इन कंट्रीज में था वो मॉडल किया गया कहाँ, यूएसएसआर के सोशलिस्ट रजीम के बेस पे। जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के पास और द सोशलिस्ट जो ब्लॉक थी वर्साउ पैक्ट के बाद, तो ए मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर एंड यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ ब्लॉक। और यूएसएसआर इन सारे ब्लॉक का लीडर था। किसके पैक्ट के? वर्साउ पैक्ट के बाद। ठीक है, समझना। अब सोवियत यूनियन जो है ग्रेट पावर बन गया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सोवियत इकोनॉमी जो थी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से जो है सोवियत इकोनॉमी जो क्या थी, वो मोस्ट डेवलप्ड थी, एक्सेप्ट किसके? यूएसए के। यूएसए जो है वर्ल्ड वॉर से बाहर रहा था, लास्ट स्टेज पे एंटर हुआ था। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन और नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्स था, आयरन, स्टील, सब कुछ था। ठीक है, मशीनरी प्रोडक्शन था, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर थे, एंड इट रिमोटेस्ट एरियाज में एफिशिएंसी के साथ कनेक्टेड था।
उसके पास डोमेस्टिक कंज्यूमर्स थे, इंडस्ट्री थी दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार्स। थ्रू देयर इज क्वालिटी डिड नॉट मैच विद द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री, लेकिन सोवियत स्टेट जो ने इंश्योर की कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हर सिटीजन्स को मिले। और गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडाइज किया बहुत सारी नेसेसिटीज़ जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं लोगों को सब्सिडरी जो है मतलब कम पैसों में, कम चीज़ों में उनको मुहैया की। स्टेट की ओनरशिप थी जो डोमिनेट करती थी तमाम चीज़ों में, जैसे बैंकिंग से लेकर छोटी से छोटी रेलवे से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर जगह जो है स्टेट ओन करती थी और स्टेट रन करती थी। लैंड तक और प्रोडक्टिव एसेट जो सारे थे कंट्रोल किए किसके द्वारा जाते थे? सोवियत स्टेट के द्वारा। आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो? अब सोवियत सिस्टम होएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। जब सब कुछ स्टेट कंट्रोल करता है ना, तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से क्या, तो एक्सेसिव पावर से क्या, अथॉरिटेरियन स्टेट पैदा होती है। ब्यूरोक्रेसी का हर जगह रोल बढ़ जाता है, हर चीज़ पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो जाता है, हर चीज़ के लिए लाइसेंसिंग चाहिए आपको, ठीक है। और ये क्या है, लाइफ जो है डिफिकल्ट कर रहा था किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, ठीक है। एब्सेंस था कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम स्पीच था। हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंडेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। लेकिन अब ये सिस्टम जो है ना, जब आप कैपिटलिस्ट स्टेट की तरफ देखो तो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग था। पीपल नीडेड रिफॉर्म एंड स्टेट नीडेड रिफॉर्म वेरी अर्जेंटली। जो वन पार्टी सिस्टम जो रिप्रेजेंट करता था, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, उसने टाइट कंट्रोल था सारे इंस्टीट्यूशंस पे और अनअकाउंटेबल थे पीपल्स को थोड़ा अकाउंटेबल होंगे व्हेन देयर इज अ सिंगल पार्टी, नो डेमोक्रेसी, नो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एनीथिंग एल्स। सो द पार्टी ने क्या कर दिया? रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स। 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स में जो है लोगों की सुनी नहीं जा रही थी। सोवियत यूनियन वो अपने अफेयर्स खुद मैनेज करती थी, कल्चरल अफेयर से लेकर। ऑल थ्रू ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूएसएसआर। इन रियलिटी रशिया ने डोमिनेट कर रही थी एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम द रीजन फेल्ट निग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। अब जो लोग दूसरे कल्चर के थे, दूसरे ट्रेडिशंस के थे, फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल एशियन लोग थे, अफगानिस्तान ले लो आप, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ले लो, उज़्बेकिस्तान ले लो, इन लोगों को अपना कल्चर एंजॉय करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। उनको सप्रेस किया जाता था, उनको कल्चर, सिंगल कल्चर, और उनके निगलेक्ट किए जा रहे थे उनकी बेसिक नीड्स। तो आर्म रेस में सोवियत यूनियन जो है मैच कर रही थी यूएस के साथ टाइम टू टाइम, बट द ग्रेट कॉस्ट। और जो यूएस के साथ जो आर्म रेस लगी हुई थी कि अगर यूएस कोई रॉकेट बना रहा है तो रशिया भी बना रहा है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर भी, तो इसमें बहुत सारा पैसा यूएसएसआर का वेस्ट हो रहा था। तो सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड वेस्ट, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट और पावर में लैग बिहाइंड कर रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पायरेशंस थी लोगों की, वो सोवियत जैसे इन्वेजन किया जब अफगानिस्तान का 1979 में, तो वीक सिस्टम इवन फर्दर, ये सिस्टम को और फर्दर वीक कर दिया। तो वेज कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी ऑन टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड द वेस्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिकेशनल जो वो थी प्रोडक्टिविटी, वो कंसिडरेबली गिर गई वेस्ट के मुकाबले में। और दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूम लोगों को गुड्स करना है उसकी शॉर्टेज हुई। फूड इंपोर्ट इंक्रीज होने लगा हर साल। सोवियत इकोनॉमी जो है फ्लैटरिंग इन द लेट 1970 एंड बिकम स्टैग्नेंट, और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ गई, ठीक है। देयर वाज नो रियल ग्रोथ। फिर सीन में कौन आता है? गोर्बाचोव और उसका डिसइंटीग्रेशन। देखो मिखेल गोर्बाचोव जो है, हु हैड बीन बिकम, जो जनरल सेक्रेटरी बना कम्युनिस्ट पार्टी का, कब? 1985 में। उसने सोचा इस सिस्टम को मैं रिफॉर्म करूंगा। रिफॉर्म वाज नेसेसरी टू कीप यूएसएसआर अब्रेस्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। अब रिफॉर्म्स तो नेसेसरी थी जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो रहा था वेस्ट में। लेकिन गोर्बाचोव डिसीजन जो था नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशनशिप वेस्ट के साथ और डेमोक्रेटाइज कर रहा था और रिफॉर्म करना चाहता था सोवियत यूनियन का, उसके अफेक्ट जो क्या होंगे वो खुद उसने भी एंटिसिपेट नहीं किए थे। जो पीपल थे ईस्टर्न यूरोप के, जो कंट्री जो पार्ट थी सोवियत ब्लॉक के, स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट। वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खुद ही प्रोटेस्ट करने लगे, और सोवियत के कंट्रोल जो है उनकी छोटी छोटी प्रोविंसेस पे, उन पे वो सवाल उठाने लगे। अनलाइक पास सोवियत यूनियन जो थी गोर्बाचोव के, वो डिड नॉट इंटरवीन विद द डिस्टर्बेंस अकर्ड। जो डिस्टर्बेंस हो रही थी, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज जो रशियन फेडरेशन के, मतलब यूएसएसआर के पार्ट थे, और जो कम्युनिस्ट रजीम जो है वो कोलैप्स होने लगी फिर एक एक करके। और ये जो डेवलपमेंट्स थे वे अकम्पनीड बाय रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस विद इन यूएसएसआर।
दे हैस्टेंड इट, और क्या आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होने लगी ये कंट्री, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, इस तरह की कंट्रीज। और गार्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म गार्बाचेव ने शुरू कर दिए। उसने डेमोक्रेटाइजेशन कर दी कंट्री की, और रिफॉर्म अपोज किए बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी ने। फिर कूप हुआ 1991 में, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने इंकरेज किया था, और पीपल टेस्टेड फ्रीडम बाय देन। लेकिन तब तक लोगों को वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और वो जो तब तक वो लोगों को वो चीज़ का लत लग चुकी थी। उन्हें लगा कि ये सिस्टम जो है, जो वेस्ट में है, वो तो बहुत अच्छा है, हम लोग कहाँ जेल में रह रहे थे। और वो उन्होंने लाइक नहीं किया, डिड नॉट लाइक द ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग द कूप। तो रशियन रिपब्लिक जो थी, वेर येल्सिन वन ए पॉपुलर इलेक्शन, बिगेन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब वो सेंट्रलाइज कंट्रोल को आस्ते आस्ते खत्म करने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन करने लगा। तो पावर क्या हुई, शिफ्ट होने लगी सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स में, जो छोटे छोटे जो हिस्से थे ना रिपब्लिक्स, उनमें शिफ्ट होने लगी, रादर देन इन यूएसएसआर। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इन मोर यूरोपनाइजिंग पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, जो यूरोपियनाइज्ड पार्ट्स थे, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट्स थे, जिनको स्वर्गन स्टेट्स थे, विच देमसेल्फ एज स्वर्गन स्टेट, द सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक थे, डिड नॉट आस्क इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी, वो रशिया के साथ रहना चाहती थी, इंडिपेंडेंट नहीं मांगा। तो 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर ने अपने आप को डिसबैंड माना, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम अब रशिया का पार्ट नहीं है, हम अब यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है। और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया पोस्ट जो है सोवियत रिपब्लिक। अब ये क्राइसिस, और तो फिर क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर टेक प्लेस हुआ, और फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट came as a surprise to other republics, especially Central Asian जो वो थी। Exclusion of republic was an issue that was quickly resolved by making them founding member of CIS. Russia was now accepted as a successor state of Soviet Union, और इस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है बाकी स्टेट्स साथ में इंटीग्रेट होने लगी, और यूएसएसआर का जो सक्सेसिव स्टेट है उसको रशिया माना गया, रशिया को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसने इनहेरिट किए सोवियत सीट्स, एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सोवियत यूनियन की सीट थी वो रशिया को दी गई, है ना। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन, और जितने भी कमिटमेंट्स और ट्रीटीज़ जो सोवियत यूनियन ने की गई थी वो सारे रशिया ने मानी, और रशिया को जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बना दिया गया। जितने भी यूएसएसआर के पास जो ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ पोस्ट सोवियत स्पेस, एंड कैरिड आउट सम ऑफ द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स विद द यूएस। और जितने भी जो न्यूक्लियर आर्सनल थे ना यूएसएसआर के पास, वो सारे किसके पास गए, रशिया के पास, ड्यू टू इट्स लार्ज एरियाज एंड पॉपुलेशन एंड मेनी थिंग फैक्टर्स से बहुत सारे, और बहुत सारे जो है डिसआर्ममेंट भी हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का जो है यूएस से मिलके। तो जो ओल्ड सोवियत यूनियन सी वाज डेड एंड बरीड, और वो ख़त्म हो गई इतिहास। इस तरीके से जो है रशिया का डिसइंटीग्रेट अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल जो कंट्री थी पूरी दुनिया में सडनली डिसइंटीग्रेट। क्वेश्चन तो वर्थ आस्किंग है ना, अंडरस्टैंड करने के लिए सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म का एंड कैसे हुआ। देयर इज अ यूनिक फीचर ऑफ सोवियत कोलैप्स। अब वो हम पढ़ते हैं कैसे, देर मे बी मोर जनरल लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। देर इज नो डाउट दैट जो इंटरनल वीकनेसेस थी सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, विच फेल टू मीट जो लोगों की एस्पायरेशंस, जो लोगों की ख्वाहिशें थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, उस पर खरे नहीं उतरे वो इंस्टीट्यूशन, और वही रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम के कोलैप्स होने में। जो इकोनॉमिक स्टेगनेशन आई, जो मेनी ईयर, जिससे जो है बहुत सारा कंज्यूमर शॉर्टेज हुआ, लोग जो बहुत सारा फेमाइन हुआ, सोसाइटी वीक हुई, और क्वेश्चन करने के लगे जिस सिस्टम द वेरी सिस्टम जिसके ऊपर जो है कंट्री खड़ी हुई थी, द सिस्टम ऑफ सोशलिज्म, स्टेट कंट्रोल आया, जो अदारे थे। अब सिस्टम इतना वीक क्यों हुआ, क्यों जो है इकोनॉमी स्टैग्नेट में गई। आंसर इज प्रैक्टिकली क्लियर कि सोवियत इकोनॉमी यूज्ड जितने भी उसके रिसोर्सेज थे वो मेंटेन करने पे अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सनल, और डेवलपमेंट करने के लिए सैटेलाइट जो ईस्टर्न यूरोप और विद इन द सोवियत सिस्टम 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन पर्टिकुलर। तो ये सारी चीज़ें जो अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स और आर्सनल्स बनाने में जो इन्होंने इकोनॉमी का सारा रिसोर्सेज वहाँ पे वेस्ट कर दिया, इससे ह्यूज जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ा सिस्टम पे, वो उसको जो है उसको कोप नहीं कर पाए।
और एट द सेम टाइम जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो मोर नॉलेजेबल हुए कि कैसे वेस्ट में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इस डिस्पैरिटी को देखते हुए सिस्टम जो है जो वेस्टर्न सिस्टम और जब इसका कंपेयर करने लगे सिटीजन्स, देन दे लैग्ड बिहाइंड, ऑलमोस्ट इन 50 साल पीछे लग रहे थे। तो उन्हें समझ आया विच सिस्टम वाज बेटर, तो उन्होंने सोचा कि कैपिटलिज्म, वेस्टर्न कैपिटलिज्म वाज वे बेटर। और रियलिटी जो बैकवर्डनेस केम एज ए पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। तो सोवियत यूनियन जो स्टैग्नेट हुई वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो रूल कर रही थी ओवर 70 ईयर्स तक, और वो लोगों के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। कोई लोग उन्हें सवाल नहीं पूछ सकते, वो लोगों को आंसरेबल नहीं थे। इनफैक्ट नॉट इवन इकोनॉमी, देयर पॉलिटिकल सिस्टम वाज ऑल्सो स्टैग्नेंट। ऑर्डिनरी लोग जो एलाइनेटेड थे वो धीरे धीरे जो है एडमिनिस्ट्रेशन से दूर जा रहे थे। करप्शन और इनस्टेबिलिटी सिस्टम में भर गई थी। एंड अनविलिंगनेस टू ओपननेस, और जो अनविलिंगनेस टू अलो मोर ओपननेस जो गवर्नमेंट में थी ना, सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है। लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाउ हर चीज़ में ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ में लाइसेंसिंग है, कुछ नहीं कर सकता कोई। तो पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाइड विद द रूलर्स एंड गवर्निंग इंक्रीजिंग लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। तो लोग जो है अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे ना लीडर्स के साथ। नो डाउट गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे, प्रॉमिस किया कुछ डील्स इन टू डील विद प्रॉब्लम, लेकिन गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स किए ना इकोनॉमी में, जो कैच अप करने के लिए वेस्ट है, लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को और कमज़ोर कर दिया सिस्टम को। इसे तो ऑब्वियसली बात है, बिकॉज द डायग्नोसिस वॉज टू लेट। अगर कैंसर का 4th-5th स्टेज पे जाके पता चल रहा है कि समबडी हैज़ ए कैंसर, तो वो बहुत लेट हो चुका उसका इलाज। नो डाउट तुम कुछ ना कुछ करके उसकी लाइफ स्पेन 2 या 3 साल इंक्रीज करोगे, बस अगर आपको 1st या 2nd स्टेज पे इन चीज़ों के रिफॉर्म्स के बारे में पता चल जाए, यू वुड डू इट। तो मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी दैट व्हेन गोर्बाचेव कैरीड आउट हिज रिफॉर्म एंड लूजन द सिस्टम, ही सेट इन मोशन फोर्सेज एक्सपेक्टेशंस दैट फ्यू कुड हैव प्रेडिक्टेड एंड बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। और जब तक गोर्बाचेव करता वो सब कुछ ना, मैंने आपको कैंसर वाला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और एकदम एक मतलब एक वो है ना कि एक माचिस की एक तिनके की ज़रूरत थी, ये वो ताश के पत्तों की तरह एक हिलना ज़रूरी था, और सारा जो है सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया। आयरोनिकली देखा जाए ना, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मेनी थॉट दैट के नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक गिवन देयर एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस विद द रेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। बहुत सारों को लगा था कि जब इकोनॉमी जो कोल्ड वॉर के दौरान के जो नेशनल अनरेस्ट होगा ना, नेशनलिस्ट के लोगों को अलग होना, अपना एक देश बना, वो सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका एथनिक और रिलीजियस डिफरेंस है सोवियत यूनियन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेशनल डिससेटिस्फैक्शन जो सोवियत यूनियन के साथ वह स्ट्रॉन्गेस्ट इन यूरोपियन और प्रॉस्पेरस पार्ट में ज़्यादा हुआ, जहाँ लोग ठीक थे, खुशहाल थे, जहाँ लोगों के पास पैसा था, बाल्टिक एरियाज़ में, यूक्रेन में या जॉर्जिया में। यहाँ जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो एलाइनेटेड थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम ईच अदर, एंड कंक्लूडेड ऑल्सो दैट दे वर पेइंग टू हाई एन इकोनॉमिक प्राइस टू कीप देयर मोर बैकवर्ड एरियाज विद इन द सोवियत यूनियन। उन्हें लगा, जो ईस्टर्न यूएसएसआर के जो लोग थे ना, जो वेस्ट यूरोप भी है, उन्हें लगा कि हम लोग ज़्यादा इकोनॉमिकली पैसा पे कर रहे हैं बैकवर्ड जो सेंट्रल एशियन लोग हैं उन्हें सर्वाइवल के लिए, उनके सर्वाइवल के, बिकॉज एट दैट सिस्टम तो एक ही था ना। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुआ इसके डिसइंटीग्रेशन से? देखो, जो कोलैप्स हुआ ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन का और सोशलिस्ट सिस्टम जो ईस्टर्न यूरोप में आया, उसका प्रफाउंड जो कॉन्सिक्वेंस था वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। हम 3 ब्रॉड काइंड ऑफ इंडोरिंग चेंजेस पढ़ेंगे जिसके जो रिजल्ट हुए हैं डिसइंटीग्रेशन के बाद। फर्स्ट के जो इट मेंट द एंड ऑफ जो कोल्ड वार कन्फ्रंट्रेशन थी वो एंड हो गया, और जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था ओवर वेदर सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनीमोर। क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम को सोशलिस्ट सिस्टम बीट करेगा, उस आइडियोलॉजी का भी एंड हो गया। कोल्ड वॉर का तो एंड हुआ ही हुआ। और डिस्प्यूट ने जिससे बहुत सारे मिलिट्री था जो 2 ब्लॉक्स का, यूएसएसआर एंड कैपिटलिस्ट जो यूरोपियन का और यूएसएसआर और यूएस का जो था, वो मैसिव जो आर्म रेस था, एक्यूमुलेशन, इतने न्यूक्लियर वेपन्स जो इकट्ठे कर रहे थे वो, और एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री बुक, तो इस क्या हुआ, इस कन्फ्रंट्रेशन का भी एंड हुआ। आर्म रेस और पॉसिबली एक पीस का हुआ। सेकंड जो पावर रिलेशनशिप था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गया,
और आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो द चेंजेस एंड ऑफ द कोल्ड वार लेफ्ट ओपन ओनली दो पॉसिबिलिटी आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट ए यूनिपोलर वर्ल्ड और डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज कुड बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब यूएसएसआर था पहले एक साइड और दूसरी साइड क्या था, यूएसए था। अब इसके एंड होने के बाद एक तो कुछ को लगा कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, एक सिंगल कंट्री विल डोमिनेट, या जो बची हुई सुपर पावर से वो डोमिनेट करेंगे, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है मिलकर कुछ जो है वर्ल्ड डोमिनेशन होगा, एक मल्टी पावर सिस्टम बन जाएगा। पहले क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड था, ओनली 2 पोल्स। अब क्या हुआ कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां कोई नो वन पावर कुड डोमिनेट, कोई एक पावर डोमिनेट नहीं कर देगा। लेकिन इट टर्न आउट के यूएस जो बिकेम सोल सुपर पावर एंड बैक द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूएस, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन इंटरनेशनली। लेकिन ये हुआ कि यूएस एक सोल सुपर पावर रह गया पूरी दुनिया में, और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था, वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली डोमिनेट करने लगा। इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ये बहुत पावरफुल एडवाइजर बन के बाकी मुल्कों के लिए। एंड सिंस दे गेव लोन फॉर द ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, पॉलिटिकली नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। ये लोन देने लगे लोगों को सोशलिस्ट रजीम से, जो स्टेट कंट्रोल रजीम है उनसे लिबरलिज्म की तरफ, जैसे हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म हुआ 1991 में। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड चीज़ क्या हुई कि जो सोवियत ब्लॉक जब एंड हुआ तो इमरजेंस हुआ बहुत सारी नई कंट्रीज़ का। मैंने आपको बताया उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, है ना, बेलारूस। तो ये कंट्री क्या है, अपनी इंडिपेंडेंट जो इंस्पायरेशन और चॉइसेस, जो अपनी खुद की इनकी जो चॉइसेस थी, सम ऑफ देम स्पेशली जो बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थी, वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहती थी, और वो बिकेम द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो नाटो का मेंबर बन गई। सेंट्रल एशियन कंट्री जो है इसी का एडवांटेजेस लेके अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का है ना उन्होंने अपने टाइज रशिया के साथ कंटिन्यू रखे और एस्टैब्लिश किए अपने टाइज वेस्ट के साथ भी, यूएस और चाइना और दूसरों के साथ। तो इंटरनेशनल सिस्टम सॉ न्यू प्लेयर्स एमर्ज, तो नए प्लेयर्स एमर्ज हुए, नई आइडेंटिटी, नई इंटरेस्ट, नए पॉलिटिकल डिफिकल्टीज अराइज हुई, समझे। अब शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रजीम। देखो कम्युनिस्ट जो है, जब कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ये एक पेनफुल प्रोसेस था ट्रांजिशन का, एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम का। तो मॉडल ऑफ जो ट्रांजिशन था रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्टर्न यूरोप में, वो इन्फ्लुएंस किससे होने लगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे लोग जो है शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमॉन्ग द फॉर्मर सेकंड वर्ल्ड कंट्री, बट द डायरेक्शन एंड फीचर वेर क्वाइट सिमिलर। ईच ऑफ दीज कंट्री वेर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट इन कैपिटलिज्म। अब ये लोगों ने ना, जब आईएमएफ और इन लोगों ने जब इनको लोन्स देना स्टार्ट किया, इनको पैसा दिया, तो इन्होंने कहा कि एक कंप्लीट रिवैम्प होना चाहिए आपकी इकोनॉमी, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जो उसके रूट्स थे वो कंप्लीटली उखाड़ के फेंक दिए, उसका स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया, जो सोवियत यूनियन की बात है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप, है ना, डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ स्टेट एसेट्स का, जितने भी स्टेट्स के जो ऑफिसेज थे, है ना, जो स्टेट रन कंपनीज थी, ट्रांसपोर्टेशन था, उन सबको प्राइवेटाइज किया गया। तो कॉर्पोरेट ओनरशिप आया, इमीडिएट ब्रॉट इन, कलेक्टिव फार्मिंग को रिप्लेस करके प्राइवेट फार्मिंग किया, कैपिटलिज्म घुसा एग्रीकल्चर में, रूल्ड आउट एनी अल्टरनेटिव और थर्ड वेव अदर देन द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ, इस तरह से कैपिटलिज्म इवॉल्व हुआ, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आई, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का इवॉल्व हुआ, रिपब्लिक्स वेर इंक्रीज्ड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। ओके, ये शॉक थेरेपी वाज इन्वॉल्व विद ड्रास्टिक चेंजेस आए ना, एक एक्सटर्नल ओरिएंटेशन इकोनॉमिक और डेवलपमेंट का चेंज हुआ। तो इसके साथ क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ ऑफ द वर्ल्ड, लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हुआ। समझे। अब कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ लिए शॉक थेरेपी, अब क्या पढ़ोगे, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। तो जितने भी हम ये एक चीज़ एक देख लेते हैं कि जितने भी जो है क्या है फॉर्मर स्टेट्स थे, जितने भी क्या थे टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट, जितने मोस्ट ऑफ द जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे वे आर प्रोन टू कन्फ्लिक्ट एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर एंड इंसर्जेंसी, कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स ऑफ अवर गोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स। अब जितनी भी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थी ना, वे उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, है ना, देयर वर टेंशंस, इंसर्जेंसी थी, कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स थे,
ठीक है। जब रशिया जो दो रिपब्लिक थी, जैसे चेंजियन दागिस्तान, वहाँ वॉयलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चली, तो मॉस्को ने क्या किया? मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद दीज रेबल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेटली मिलिट्री बॉम्बिंग हैव लेड टू मेनी ह्यूमन राइट वॉयलेशन बट फेल टू डेटर द इंस्पिरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये क्या, रशिया ने बहुत कड़े कदम उठाए, दे बॉम्ब्ड, उन्होंने ह्यूमन राइट वॉयलेशन किया, लेकिन फिर भी जो इन लोगों की इंस्पायरेशन थी इंडिपेंडेंस की वो नहीं हटी। जैसे सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान ने विटनेस किया सिविल वॉर 10 ईयर तक, 10 ईयर तक, टिल 2008। रीजन होल हैज़ मेनी सेक्रेटरियन कन्फ्लिक्ट। अजरबैजान प्रोविंस जैसे नोगोरोना और खारबाय, द लोकल आर्मेनियन वांट टू सेसीड एंड जॉइन आर्मेनिया। जॉर्जिया डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस है कम टू प्रोविंस, रिजल्ट इन सिविल वॉर। तो इन कंट्रीज में आफ्टर दैट ऑल्सो द सिविल वॉर्स कंटिन्यूड। लोग बिकॉज they were not separated through some treaties or kind of things। तो रशिया ने जब डिसइंटीग्रेशन हुआ ना इन कंट्रीज का, तो बहुत सारे अनसॉल्व्ड इश्यूज वहीं पड़े रहे, कोई एथनिक्स, कोई कल्चर डिफरेंसेस, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है क्या हुए, प्रॉब्लम्स हुई, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, रेजीम्स जैसे यूके से कजाकिस्तान, जॉर्जिया में कंट्रीज प्रोविंस, वो फाइट, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हुए, क्योंकि दे वर नॉट डिमार्केटेड क्लियरली। अब डिमार्केशंस बाउंड्रीज की क्लियरली सेट करके कोई कंट्रीज कोई इंस्टीट्यूशन बैठ के तो नहीं किया ना, एक हैफ हज़ार्ड वे में जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जो लाइफ वो कम मिजरेबल हो गई ना, इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हुई। तो ये नहीं कि डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बस अब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, नहीं, दे सफर्ड मेनी थिंग्स। तो सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, जैसे एरिया जहाँ पे वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जहाँ पे, तो सेंट्रल एशियन हैज़ बिकम ए जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। जो रीजन्स नेक्स्ट टू रशिया, चाइना है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये एरियाज वेस्ट के वेस्ट या जो वेस्ट एशियाज हैं, ये कंप्लीटली जो है हमेशा से जो है इंटरेस्ट रहा है वेस्ट का भी, ईस्ट का भी, और कॉन्टिन्यूसली एक एरिया ऑफ टेंशन बना हुआ है। यूएसए ने जो है वांटेड मिलिट्री बेस इन दिस रीजन एंड पेड गवर्नमेंट्स ऑल द सेंट्रल एशियन स्टेट्स टू हायर बेसिस अलाउइंग एयरप्लेन्स टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरीज। तो यहाँ पे जो है यूएसएसए और इन्होंने जो है क्या किए, कंटिन्यूसली जो है एयर बेसिस बनाए, और बहुत सारे टेंशन, अफगानिस्तान का आप देख लो, इराक में देख लो। होवेवर रशिया परसीव दी स्टेट्स एज द नियर अब्रोड एंड बिलीव कि दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। लेकिन रशिया मानता है कि ये जो है रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर रहने चाहिए, दीज स्टेट्स शुड बी अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस एंड बिकेम ऑयल रिजर्व्स। चाइना बिगेन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड ओके। अभी ईस्टर्न यूरोप देखो, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू, कहीं पे कुछ हुआ, लेकिन बट दीज टेंशंस दे डिडंट डाई ना। इंडिया हुआ जैसे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद ऑल दिस कम्युनिस्ट कंट्रीज, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप आर स्टिल बिटवीन रशिया एंड इंडिया। इंडिया का अभी भी है, इंडिया का कितना स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है, इंडो रशिया रिलेशनशिप गोज बैक टू इंडिपेंडेंस। जब सोवियत यूनियन था उसके बाद हमने रशिया के साथ इस हिस्ट्री और ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट जो है हमारे मैच करते हैं हमारे पॉपुलर परसेप्शंस के साथ। इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन जो हाउस होल्ड नेम्स थे इन रशिया एंड मेनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज में, वन कैन हेयर हिंदी फिल्म सॉन्ग ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरीज। रशिया और इंडिया के विजन से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के, ठीक है, जहां सब लोग मिलकर काम करेंगे को एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम में कलेक्टिव सिक्योरिटी में, अटैक ऑन एनी कंट्रीज रिगार्डेड थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्ड ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो ग्रेटर रीजनलिज्म होना चाहिए, निगोशिएटेड सेटलमेंट्स होने चाहिए, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए सब कंट्रीज की, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थ्रू यूएन दैट जो स्ट्रेंथन करे, डेमोक्रेटाइज करे, एम्पावर करे। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो 2001 में हुआ था। तो इंडियाज एंड रशियाज ओवरऑल जो रिलेशनशिप हैज़ बीन गुड। इंडिया का जो स्टैंड और बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन द इशू जैसे कश्मीर का था, एनर्जी सप्लाई का था, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म, दे आर स्टैंडिंग ऑन इक्वल फुटिंग एंड ऑन द राइट साइड ऑफ बोथ। अब जैसे अभी जो यूक्रेन जो है, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इसमें भी क्या है, इंडिया हैज़ abstained फ्रॉम वोटिंग but it has also said that we should negotiate peacefully, we should not wage war, okay,
बट वी हैव एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट देम। वी आर, जबकि रशिया पे बहुत सारे सेंक्शंस हैं, बट हम स्टिल वहाँ से बहुत सारा ऑयल्स जो है बाई कर रहे हैं फॉर अवर नीच अवर ऑल्सो वी ऑल्सो हैव अवर डोमेस्टिक इंटरेस्ट इन दिस। सो रशिया जो इम्पोर्ट कर रहा है ऑयल, एक इम्पोर्टेंट, रशिया जो है बहुत सालों से हमारा जो वन ऑफ द जो है क्या बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर हैं हम रशिया से। वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर आवर सिक्योरिटी। हमने S-400 अभी भी नहीं किया था उनसे इम्पोर्ट इंडिया में, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी डील से उनके साथ। तो वी हैव ए गुड रिलेशनशिप ओवरऑल विद रशिया। ओके।